हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 6 मार्च है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम न केवल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं बल्कि उनसे रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं उन पर भी हम डिस्कशन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती हैं उसी तरीके से हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल के लिए जो क्वेश्चंस आंसर की PDF फाइल होगी उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और डिटेल एनालाइज के लिए वीडियो को पूरा देखें और PDF फाइल से आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। और इसके साथ ही डिटेल एनालिसिस के लिए PDF फाइल के नीचे आपको वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा। आप उस PDF फाइल से रिलेटेड वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न। दोस्तों, कल के वीडियो के अंदर पूछा गया जो प्रश्न था वो कुछ इस तरह का था कि किस भारतीय पहलवान ने यूक्रेन के कीव में आयोजित आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर और कोच मेमोरियल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये क्वेश्चन था और इसका आंसर सभी ने बहुत अच्छा दिया है। विनेश फोगाट एकमात्र भारतीय महिला हैं जिनको टोक्यो ओलंपिक में भी जाने का मौका इस बार मिला है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र भारतीय महिला हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है खेलने के लिए, पहलवानी की तरफ से खेलने के लिए। तो ये भारत की ओर से जाएंगी टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट। और इनके साथ ही इन्होंने अभी यूक्रेन के कीव में आयोजित आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर और कोच मेमोरियल इवेंट्स में भी स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही इन्हें 2020 में खेल के लिए राजीव खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और ये सम्मान इनको अभी राष्ट्रपति जी द्वारा 2020 में प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर देना इतना भारी नहीं था। आपने अगर रेगुलर हमारी वीडियोस को फॉलो किया है तो पिछले ही वीडियोस से ये प्रश्न उठते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। और जल्द ही दोस्तों आपको ऑफलाइन पेड टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड हो जाएगी जिसके लिए आप वासुदेव इंस्टीट्यूट पर संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर वीकली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके 10+2 लेवल एग्ज़ाम्स या अदर एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगी, जिसमें GS और उसके साथ साथ रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी से संबंधित प्रश्न होंगे और वीकली टेस्ट सीरीज़ होगा जिसका वीकली आकलन आप अपना कर सकते हैं। पेड टेस्ट सीरीज़ होगा और ये जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए आप वासुदेव इंस्टीट्यूट जो कि DAV इंटर कॉलेज के बिल्कुल ठीक सामने है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मोटे अनाज यानी कि बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अभी घोषणा की है कि 2023 को हम पूरे वर्ष को मनाएंगे किस रूप में, बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में ये मनाया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है या अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव जो है वो भारत द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में, जिसमें भारत का समर्थन विश्व के लगभग 70 देशों ने किया। और ये बाजरा के साथ जो अनुकूल क्षमता वाले देश हैं यानी कि जिन क्षेत्रों में बाजरा उपज सकता है, ऐसे विश्व के कई देश हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर बाजरा का उत्पादन हो सकता है, क्योंकि बाजरा एक लाभकारी और अनुकूलित क्षमता वाले उत्पादित एक अनाज है। यानी कि इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये शुष्क मौसम में भी आसानी से या शुष्क भूमि में भी आसानी से उपज सकता है। तो इसलिए बाजरा के लाभ और अनुकूलित क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस पूरे वर्ष को यानी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है। तो सीधी सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसे रटें। सिंपल इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको ध्यान में रखिए और रिपीटेडली हर बार ये क्वेश्चंस कुछ ना कुछ रिपीट होते हैं और उससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स GK है वो आप नोट डाउन करते रहें अपने नोट्स बुक में। और इसके साथ साथ आप 1 मंथ मिनिमम आप रेगुलर अगर वीडियोज़ को फॉलो कर लेते हैं और नोट डाउन कर लेते हैं तो उसके बाद आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें बहुत सी डिटेल्स रिपीट होती हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारे
रिपीट होते हैं तो आपको बार बार नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा, जो चीज़ नहीं आए बस उसको ऐड करना पड़ेगा। तो रेगुलर बने रहें। और हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 से 2025 तक पोषण पर संयुक्त राष्ट्र दशक की घोषणा की थी। यानी 2016 में 1 अप्रैल 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक पूरा दशक को पोषण पर इसको घोषित किया था कि पोषण से आधारित जो दशक होगा वो 2016 से 2025 तक के दशक को पोषण से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होंगे उनको पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाया जाएगा। और जो कुपोषण संबंधी समस्याएं हैं या भूखमरी समस्याएं हैं विश्व में, भोजन की जो कमी है उसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो इसी के साथ देखते हैं कि बाजरा एशियाई और अफ्रीकी देशों में महत्वपूर्ण फसलों में से एक है और बाजरा प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइबर का एक समृद्ध स्रोत है। इसी के साथ देखें तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्षों की जो सूची है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कौन कौन से ऐसे वर्ष डिसाइड किए हैं जिसमें कुछ उनके विशेष चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। जैसे 2024 को घोषित किया है ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। और इसी प्रकार अभी हमने इस प्रश्न में ही देखा कि वर्ष 2023 को बाजरे या मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। और इसके साथ ही वर्ष 2022 में आर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वहीं अगर एक दृष्टि डालें 2021 पर, तो 2021 को कई चीज़ों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, जैसे कि शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और उसके साथ साथ बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो दोस्तों इससे लेकर प्रश्न बन चुके हैं हमारे कई परीक्षाओं में कि बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तो दोस्तों इससे प्रश्न बन चुका है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 2021 को किन किन क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है और ना ही इन चीज़ों को ध्यान में रखना कोई बहुत बड़ी बात है या रॉकेट साइंस है। ठीक है, तो चलते हैं इसी में अगले टॉपिक पर कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर के तहत 1945 में जनरल असेंबली यानी कि महासभा को स्थापित किया गया था। और ये महासभा संयुक्त राष्ट्र के विचार विमर्श और नीति निर्माण जैसे मुद्दों का प्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करता है। यानी कि ये यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है, जनरल असेंबली यानी कि महासभा। और इसमें 192 सदस्यों से बनी है संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने चार्टर के तहत किए गए जो कार्य है या जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो मल्टी डायमेंशनल इश्यूज हैं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मल्टी डायमेंशनल इश्यूज हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो बहुआयामी और बहुपक्षीय मल्टीलैटरल चर्चा के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करता है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो एक मंच है जो कि विश्व के अपने सभी सदस्य देश जो को एक मंच प्रोवाइड कराता है अपनी बातों को रखने का, उस पर चर्चा करने का, विश्व के अन्य देशों के साथ चर्चा करने का और उसका एक उचित समाधान ढूंढने का। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले और दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अरे वाह, ये प्रश्न है कि बिहारी पुरस्कार, ये पुरस्कार कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। तो वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन है राधा मोहन माथुर, मोहन कृष्ण बोहरा, रास बिहारी नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मोहन कृष्ण बोहरा। तो मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का बिहारी पुरस्कार मिलेगा, इसकी घोषणा की गई है। और उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। क्या पुस्तक है उनकी? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक किसकी है? मोहन कृष्ण बोहरा की है, जिनको बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बिहारी पुरस्कार का नाम हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना जो की गई थी या शुरुआत जो की गई थी वो 1991 में की गई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार जो पहली बार दिया गया तो वह व्यक्ति थे डॉक्टर जय सिंह नीरज। 1991 में बिहारी पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर जय सिंह नीरज। इसी के साथ देखें तो ये हिंदी और राजस्थानी में उत्कृष्ट साहित्यिक काम करने वाले राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। और किस साहित्य में काम करने के लिए? हिंदी और राजस्थानी साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये एक राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। और इसी के साथ देखा जाए तो मोहन कृष्ण बोहरा जी की जो और किताबें हैं जिसमें मुख्य हैं रचनाकार का संकट, समकालीन कहानीकार,
और समकालीन कहानीकार नया वितान यानी कि रचनाकार का संकट एक पुस्तक है, और समकालीन कहानीकार नया वितान ये इनकी दूसरी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो मोहन कृष्ण बोहरा की ये कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं। तो पहला पुरस्कार 1991 में किसे मिला था, जब इस पुरस्कार को बिहारी पुरस्कार की घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर जय सिंह नीरज को दिया गया था। और ये राजस्थानी लेखक हैं। और मुख्य रूप से हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि बिहारी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, जो राजस्थानी लेखक होते हैं और जो मुख्य रूप से हिंदी और राजस्थानी साहित्य में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट कार्य करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लाल चावल से ये प्रश्न है कि लाल चावल की खेप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए किस राज्य में रवाना किया गया। इसी तरीके से एक प्रश्न पहले भी था पिछले वीडियोस में कि काला नमक चावल, तो काला नमक चावल उत्पाद जो कि उत्तर प्रदेश का है और वहां से निर्यात किया गया सिंगापुर के लिए। उसी तरीके से लाल चावल की खेप संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किस राज्य से रवाना किया गया, किस राज्य से निर्यात किया गया। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार। तो इसका आंसर होगा असम। तो ये असम का उत्पाद है लाल चावल। तो काला नमक चावल कहाँ का उत्पाद है, तो काला नमक चावल है उत्तर प्रदेश का, जहाँ उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल को बुध चावल भी कहा जाता है या बुध का महाप्रसाद के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्व उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। और सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में भी नामित किया गया। तो आते हैं कि लाल चावल के बारे में जानते हैं थोड़ा, कि लाल चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लाल चावल की पहली खेप असम से कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के लिए रवाना की गई है। ये आयरन से भरपूर होता है लाल चावल। मुख्य रूप से असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो ब्रह्मपुत्र घाटी नदी है, ब्रह्मपुत्र की घाटी है, नदी का जो एक ड्रेन एरिया है, वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। और यह किसी भी रासायनिक उर्वरक का उपयोग इसके उत्पादन में नहीं किया जाता है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें किसी भी तरीके के केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये पूर्ण रूप से जैविक क्रियाओं के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। इसे आसाम में क्या कहा जाता है, लाल चावल को आसाम में कहा जाता है बाओधन कहा जाता है। कहाँ, असम में लाल चावल को। और लाल चावल के निर्यात से असम में किसानों की आय बढ़ेगी, यही एक उद्देश्य उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए भी रखा गया था कि जो काला नमक चावल का निर्यात होगा तो यहाँ के जो किसान हैं, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, उनकी आय बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पर भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में लाल चावल को बढ़ावा दिए जाने की ओर प्रयास किया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल असम से यूएसए में लाल चावल को भेजा गया है। तो निर्यात के लिए देखा जाए तो सरकार ने चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की, जो कि एपिडा के तहत काम करता है, यानी कि APEDA के तहत काम करता है, यानी कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये क्या प्राधिकरण है, एपिडा एक ऐसा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा स्थापित किया गया था, उसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। और ये प्राधिकरण से संबंधित जो है, इसका कार्य क्या है, खाद्य निर्यात को प्रोत्साहित करना है। जो भी हमारे फूड प्रोडक्ट हैं उसको विदेशों में निर्यात करना है, ये इसका कार्य है। और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है। एपिडा किसके अधीन काम करता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और इस प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, इस प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो के अगले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसमें भी अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या है कि खबरों में रहा सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्प्लीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों जो भी करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि उनसे रिलेट करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ और उसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान को पूछा था, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पर जो एशियाई शेर हैं उनमें कुछ बीमारी संक्रमण होने की वजह से कई एशियाई शेरों की मृत्यु हुई थी। करंट अफेयर्स में रहा था और उसको अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। इसी तरीके से
कार्लापट अभ्यारण्य भी सुर्खियों में रहा था, और तो उसको भी अभी उम्मीद है कि आगे आने वाले जो परीक्षाएं हैं उस पर पूछा जा सकता है। तो कार्लापट वन्य जीव अभ्यारण्य को मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने उसको डिस्कशन किया है कि किस तरीके से हाथियों की मृत्यु के कारण वो सुर्खियों में बना हुआ था। इसी तरीके से अभी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है सुर्खियों में बना रहा है। ये किस राज्य में है? ये है ओडिशा में। कार्लापट भी किस में था? ओडिशा में है। तो मानचित्र पर अगर आप देखेंगे तो कार्लापट थोड़ा ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र में है, और सिमलीपाल जो है उत्तरी क्षेत्र में है ओडिशा राज्य के। तो ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अभी खबरों में इस वजह से था और है अभी वर्तमान में कि यहाँ पर इस टाइगर रिजर्व में, इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, बड़े पैमाने पर आग लगी है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ अभ्यारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है, जो कि ओडिशा के किस जिले में है? मयूरभंज जिले में है। और इसका नाम सीमुल वृक्ष पर रखा गया है। सीमुल एक महत्वपूर्ण वृक्ष है वहाँ जंगलों में पाया जाने वाला, जिसे रेशम के पेड़ भी कहा जाता है। तो सीमुल के नाम पर सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। ये 5569 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ रिजर्व है, और इस रिजर्व को भारत सरकार ने जून 1994 में, जून 1994 में एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया था। और ये रिजर्व में आर्कटिक की 94 प्रजातियां, पौधों की 3000 प्रजातियां हैं लगभग, और इसके साथ साथ जीवों की प्रजातियों में देखा जाए तो सरीसृपों की 29 प्रजातियां यहाँ पर देखी जाती हैं। उसके साथ उभयचरों की 12 प्रजातियां यहाँ देखी जाती है। स्तनधारियों की प्रजातियों की बात करें तो 42 प्रजातियां, और पक्षियों की 264 प्रजातियां इसमें शामिल हैं। इस अभ्यारण्य का जो प्रमुख वृक्ष है वो साल वृक्ष भी इस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इस तरीके से जंगलों में लगने वाली आग जो है वो वहाँ पाए जाने वाली जो जैव विविधता है उसके लिए हानिकारक तो होती ही है, उसके साथ साथ वायुमंडल के लिए भी हानिकारक होती है, क्योंकि जंगलों में लगने वाली आग से वृक्षों में आग लगती है, और वृक्षों में जो सिंक किया हुआ, वृक्षों के द्वारा जो सिंक किया हुआ या अवशोषित किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन की बड़ी मात्रा है वो वायुमंडल में रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से CO2 की मात्रा और अधिक बड़ी पैमाने पर बढ़ती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे पहले एक करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कशन किया था, आपके साथ चर्चा की थी कि जूको घाटी जो कि मणिपुर और नागालैंड के सीमा पर, राज्य सीमा पर स्थित है, वहाँ पर भी आग लगी थी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी और स्वीडिश पीएम के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्वीडन के वर्तमान पीएम कौन हैं? तो ऑप्शन है जो बिडेन, स्टीफन लॉफवेन, थॉमस बॉक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्टीफन लॉफवेन। स्टीफन लॉफवेन जो है वो स्वीडन के वर्तमान पीएम है। तो अक्सर किसी भी देश के प्रधानमंत्री कौन है या राष्ट्रपति कौन है उसके प्रश्न लगातार बनते रहते हैं, तो हमें फोकस रखना है, और जो जो चीज़ें करंट अफेयर्स में चल रही हैं उनसे ही एग्जामिनर क्वेश्चंस को पुटअप्स करता है। तो हमें उन सभी कंसेप्ट्स पर क्लियरिटी रखनी चाहिए कि जो करंट में चल रही हैं, और उनको लेकर जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ इस तरीके से ही आपके सामने आते हैं। तो उनके प्रश्न बनने का एक कारण होता है, प्रश्न बनने का कारण ही यही होता है कि वो करंट अफेयर्स में चल रही होती हैं, और उसका एक बेसिक बैकग्राउंड क्या है उससे उठाकर प्रश्न आपके सामने रख लिया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारी किताबों को लेकर पढ़ना शुरू कर दें। बस डेली करंट अफेयर्स के साथ अपना रिदम बना के रखें, और डेली आने वाले जो बेसिक स्टैटिक्स जीके हैं, करंट अफेयर्स के साथ जो बेसिक जीके है उसको अपने साथ लेकर चलिए। आप देख पाएंगे कि आपके अंदर नॉलेज का भंडार हो जाएगा एक समय के बाद। तो इसी के साथ देखते हैं कि पीएम मोदी ने स्वीडिश पीएम स्टीफन लॉफवेन के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये शिखर सम्मेलन 2015 के बाद का अब 5वां बातचीत है, 5वां शिखर सम्मेलन है। यानी कि 2015 में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था पीएम मोदी और स्वीडिश पीएम के बीच में, स्वीडन के पीएम के बीच। तो स्वीडन एक स्कैंडिनेवियाई देश है। स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से होते हैं अभी हम उसको मानचित्र पर आपको दर्शाएंगे। तो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, यानी कि इसमें हजारों तटीय द्वीप हैं, अंतर्देशीय झीलें भी हैं इन देशों में, और साथ ही विशाल बोरीवियल वन और बर्फीले पहाड़ भी हैं। इसकी राजधानी स्वीडन की क्या है? स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, और मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन होती है कि राजधानी को ध्यान रखिए, और मैं हर एक वीडियो में जो भी देश का नाम आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी राजधानी, वहाँ की मुद्रा आपको बताई जाए, और साथ ही वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विषय में बताया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट होता
होते हैं जिनसे हमारे 10+2 लेवल्स एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी के साथ देखा जाए तो वहाँ की विधायिका का नाम क्या है? स्वीडन की विधायिका का नाम है रिक्सडग। रिक्सडग कहाँ की विधायिका का नाम है? स्वीडन की विधायिका। विधायिका मतलब जहाँ लेजिस्लेचर है, यानी कि जहाँ पे कानून बनते हैं वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ कानून कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। तो वहाँ की संसद का क्या नाम है? वहाँ की संसद को कहते हैं रिक्सडग। कहाँ की संसद को? स्वीडन की संसद को। तो इसी प्रकार चलिए देख लेते हैं कि स्वीडन विश्व के मानचित्र पर कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये विश्व का मानचित्र, और इस मानचित्र में ये हमारा प्यारा देश भारत जो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, और इसके पश्चिम में अगर हम चलेंगे तो हमें अफ्रीका, और अफ्रीका के उत्तर में जो महाद्वीप है वह है यूरोप, और यूरोप महाद्वीप में हम देख पा रहे हैं कि ये है स्वीडन, जो कि अभी हमने न्यूज़ में देखा, ये स्वीडन है। और जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर इस पूरी श्रृंखला में यहाँ पर स्कैंडिनेविया नामक वलित पर्वत है, और इस पे आने वाले देश हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इन तीनों देशों को क्या बोला जाता है? स्कैंडिनेवियन देश बोला जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों वीडियो का अगला प्रश्न है कि जीवन सुगमता सूचकांक 2020 की मिलियन प्लस श्रेणी में प्रथम स्थान किस शहर का है? जीवन सुगमता सूचकांक 2020 की मिलियन प्लस श्रेणी में प्रथम स्थान किस शहर का है? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। अभी जीवन सुगमता सूचकांक 2020 के लिए रैंकिंग अभ्यास पिछले साल शुरू किया गया था, और कुल 111 शहरों ने रैंकिंग के लिए मूल्यांकन अभ्यास में भाग लिया, और जीवन सुगमता सूचकांक 2020 में मिलियन प्लस श्रेणी में शीर्ष 3 शहर शामिल किए गए भारत में, बेंगलुरु और पुणे। बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा, फिर दूसरे स्थान पर पुणे, और तीसरे स्थान पर अहमदाबाद। यानी कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर हैं उनमें जीवन सुगमता यानी कि लाइफ जो है कितनी सरल है, जीवन कितना आसान है, उस चीज़ को दर्शाने के लिए देखा गया है कि बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद ये शीर्ष 3 शहर रहे हैं। इसके बाद इस सूचकांक में मिलियन से कम यानी कि 10 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं उसकी श्रेणी में 3 शहर शामिल किए गए, शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च या 7 मार्च। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 मार्च। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाता है, और ये भारत के सभी सुरक्षा बलों को शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उनके योगदान के लिए समर्पित है। इसके साथ ही ये पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बलों, कमांडो, गार्ड, सेना आदि सहित सभी पुलिस बलों के बलिदान के सम्मान में इसको मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा की गई थी। इसी तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1998 में की गई, और यह भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की एक शीर्ष निकाय है। यानी कि नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो काम है वो किसके पास है? यानी देश की सुरक्षा से संबंधित जो प्रबंधन क्रियाएं हैं, काम है, उसका कार्य किसके पास है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्या होते हैं? वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। यानी कि भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होंगे वो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख होंगे, जो कि वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल हैं। इनसे आप लोग सभी लोग परिचित होंगे कि अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और ये भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी यानी कि अध्यक्ष भी हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। तो भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। ये प्रश्न ऐसे टेलीस्कोप को लेकर प्रश्न कई बने हुए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में बने हुए हैं दोस्तों। मैं इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और अलग अलग परीक्षाओं के जो मैंने पेपर्स देखे हैं उसमें बता रहा हूं कि ऐसे टेलीस्कोप को लेकर प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। और टेलीस्कोप एक इंडो बेल्जियम सहयोगी प्रयास का उत्पाद है। ये टेलीस्कोप यानी कि बेल्जियम देश और भारत ने दोनों ने मिलकर इस टेलीस्कोप को बनाया है, जिसे रूसी विज्ञानी अकेडमी द्वारा भी सहायता प्राप्त की गई है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक ऑटोनॉमस
रिसर्च बॉडी जिसका नाम है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंसेस, इसके द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। इसकी देखभाल, इसकी देखरेख और इसको संचालित चलाने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंस के तहत किया जा रहा है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में संचालित अरोमा मिशन, जम्मू कश्मीर में संचालित अरोमा मिशन खबरों में बना रहा, इसके तहत किसकी खेती की जाती है? इस अरोमा मिशन के तहत किसकी खेती की जाती है? तो अरोमा मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था और इसके द्वारा जम्मू में लेवेंडर की खेती की जाती है। लेवेंडर एक औषधीय पौधा होता है, उसकी खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। अधिक उत्पादकता दर्शाने के साथ ही ये मिशन जो है सक्सेसफुल माना जा रहा है, सफलतापूर्वक माना जा रहा है, सफल मिशन माना जा रहा है। तो इस वजह से समाचारों में बना रहा। तो लेवेंडर एक औषधीय गुण से युक्त एक सुगंधित जड़ी बूटी है और ये इसका मुख्य रूप से जो है वो तेल के रूप में तेल का उत्पादन किया जाता है। और अगर देखें तो 1 लीटर लेवेंडर के तेल का जो मूल्य है वो 10,000 रुपये तक होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है, कॉमर्शियल क्रॉप है। तो इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये लेवेंडर के कुछ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे खेती की जाती है जम्मू में, इसके बड़े पैमाने। किस मिशन के अंतर्गत? अरोमा मिशन के अंतर्गत। और अरोमा मिशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इसी के साथ अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च या 7 मार्च। तो इसका आंसर होगा 1 मार्च को। 1 मार्च को इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे मनाया जाता है ताकि कोलंबियाई नरसंहार को चिन्हित किया जा सके, जिसमें 11 श्रमिकों की मृत्यु हुई थी एक समय। और इसके साथ ही ये दिन जो है दुनिया भर में जो कूड़ा बीनने वाले हैं, जिनको हम रिसाइक्लर कहते हैं, यानी कि जो वस्तुओं को, यानी कि हम तो जो वेस्ट वन टाइम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं उसका यूज़ करते हैं और बाहर फेंक देते हैं, जिसको हम रिसाइकल भी नहीं करते। जबकि ये जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं इनको हम रिसाइकलर कह रहे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वन सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको बीन कर ले जाते हैं और दोबारा से इसको रिसाइकल करते हैं। तो उनकी आवाज़ और उनको मान्यता प्रदान करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। कब? 1 मार्च को मनाया जाता है। और इस अवसर के दौरान ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनेटर अल्टरनेटिव्स द्वारा जारी की गई एक नई रिपोर्ट में जो शून्य अवशिष्ट प्रणालियां हैं, जीरो वेस्ट सिस्टम और जो समग्र आर्थिक सुधार के लिए जो है संक्रमण सक्षम और अनौपचारिक जो ऐसे रिसाइकलर्स हैं उनकी भूमिका पर लगातार प्रकाश डाला जा रहा है और उनको एक मान्यता प्रदान की जा रही है और उसको साथ ही समाज में एक अच्छा स्थान दिलाने की भी बात हो रही है इस रिपोर्ट में, ताकि उनके साथ एक गलत भेदभाव ना किया जा सके। वो हमारे समाज को साफ रखने और प्रदूषण से भी बचाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक इस समय हमारे देश में ही और इसके साथ साथ पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्या बनी हुई है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगे और आपके एग्जाम्स में आने वाले प्रश्नों में इससे सहायता आपको प्रदान हो। तो चलते हैं आज के वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर देना होता है। आप दीजिएगा जरूर, कोशिश जरूर कीजिएगा। और ये प्रश्न पिछले वीडियोस में से ही उठाए गए हैं, तो आपने अगर रेगुलर हमारे वीडियो को चला है, उस वीडियो के साथ हमको फॉलो किया है, तो इसमें आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे पाएंगे। तो प्रश्न है कि भारत द्वारा मैरीटाइम भारत सम्मेलन 2021 के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो ऑप्शन है चाबहार दिवस, सागरमाला दिवस, सागर संपर्क दिवस या सितवे दिवस। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये प्रश्न कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप लास्ट वीडियो को अगर देखा है या उससे पहले वीडियो को देखा है तो उसमें आपको ये प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। तो इसके साथ ही PDF फाइल के लिए हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और जुड़े लक्ष्य के साथ और बढ़े अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।